हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं, गॉस थ्योरम। ठीक है। और गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक्स देखने होंगे, जैसे एरिया वेक्टर। ठीक है। एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। देखो स्टूडेंट, जैसे ये मान लो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो अब ये ब्लैक बोर्ड का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ हम लोग निकालते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। तो एवरी एरिया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाथ। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। ठीक है। जो एरिया का ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। यानी प्रत्येक क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसकी दिशा तल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप लिखते हैं। ठीक है। यानी एन कैप क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके ठीक लंबवत ऊपर की ओर होता है, ये वेक्टर ए होता है। ठीक है। और एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है इसी की डायरेक्शन में। ये हमारा एरिया होता है, ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरिया वेक्टर से। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। घन कोण। देखो स्टूडेंट, हम लोग तो इसको पहले गोले के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्फेयर। ठीक है। जैसे एक स्फेयर है मान लीजिए, ठीक है। स्फेयर का कोई पृष्ठ अगर हम ले लें, मान लीजिए इतना पृष्ठ हम स्फेयर का ऊपर वाला ले लेते हैं, तो ये सेंटर पर कोई एंगल ऐसे बनाता है। देखिए ऐसे एंगल बनाता है ना, कोण टाइप का एंगल बनाता है ऐसे। ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हुआ। ठीक है। तो हम लोग इसको इसी से डिफाइन भी करते हैं कि एंगल सबटेंड बाय एरिया ऑफ ए स्फीयर एट द सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एंगल सबटेंड बाय एरिया ऑफ ए स्फीयर एट द सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है। यानी सॉलिड एंगल जो ये हमारा एरिया लेंगे, स्फीयर का एरिया, वो जो सेंटर पर जो एंगल बनाता है कोण टाइप का ऐसे बनेगा एंगल, इस एंगल को हम लोग घन कोण कहते हैं। यानी किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बने हुए कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम क्षेत्रफल मान लीजिए एलिमेंट डीए ले लेते हैं, बहुत छोटा भाग ले लेते हैं। ठीक है। तो अब इस डीए एलिमेंट द्वारा जो सॉलिड एंगल बनेगा उसको हम लोग डी ओमेगा कहते हैं। तो डी ओमेगा का फार्मूला हम लोग लिखते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए हम लोग पूरा सॉलिड ले लें, तो पूरा सॉलिड ले लेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारा पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। ये हुआ क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो डीए अपॉन आर स्क्वायर जो होता है, तो इसमें आर स्क्वायर का नहीं, डीए का इंटीग्रेशन होता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है।
तो इसको हम लोग लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आता है। यानी किसी गोले के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनेगा, पूरा सॉलिड एंगल बनेगा, वो 4 पाई होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि वो हमारा सरफेस गोला ही हो, ऐसे भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ देखो, ऐसे हम एक बना रहे हैं, देखिए यहाँ एक ऐसे सरफेस है, इस तरह का सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस में अगर इसमें हम देखते तो हमारा एरिया वेक्टर इधर जाता, इसमें हमारा एरिया वेक्टर देखिए किधर जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि एरिया वेक्टर एरिया पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसी एरिया इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है, जिस पर ये परपेंडिकुलर बनाए, ये लाइन जिस पर परपेंडिकुलर बनाएगी, वही हम लोगों के लिए एरिया लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज कर लीजिए ये एरिया हमारा डीए है, ठीक है, ये हमारा सेंटर वो है, इधर रेडियस आर है, ठीक है। अब ये एरिया हमारा कितना आएगा, ठीक है, डीए डैश आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए हम इस पर एरिया वेक्टर ऐसे डाल दें, तो ये एरिया वेक्टर हमारा होगा डीए वेक्टर, ठीक है। इधर हुआ ये डीए वेक्टर। अब डीए वेक्टर सपोज कर लीजिए इससे एंगल थीटा बना रहा है हमारा, तो एंगल यहाँ भी थीटा ही बनेगा इनके बीच दोनों के, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो हमारा आएगा डीए डैश इज इक्वल टू आएगा वो डीए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर सॉलिड एंगल हम लोग लेंगे तो हमारा सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू आएगा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको देखें, इंटीग्रेट कर दें, अगर मान लीजिए पूरा किसी बॉडी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर दें इसको, तो अगर हम लोग यहाँ ओमेगा कंप्लीटली लेते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जहां भी ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, वहां हमारा सॉलिड एंगल होगा 4 पाई, ठीक है स्टूडेंट। जहां भी हम इस क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे डीए का या डीए कॉस थीटा का, तो वो हमारा पूरा सरफेस एरिया जाएगा, और वो पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 पाई आएगा जो है, जैसे यहाँ 4 पाई आता है वैसे ही यहाँ 4 पाई आएगा। यानी हम जहां भी ओमेगा इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगाएंगे उसको 4 पाई लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से जो लंबवत गुजर रही बल रेखाएं उनकी माप होती है, ठीक है। फोर्स लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यानी हम लोग इसको जो नंबर लाइन फोर्स लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलर पास होंगी किसी भी सरफेस से, उनका मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइनें सब बनी हुई है, इनके बीच का ये एंगल थीटा है। तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये cos थीटा, ये cos थीटा, फाई ई का फार्मूला लिखते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम कोई स्मॉलर एरिया इस एरिया में ले लेंगे, स्मॉलर एरिया हमने लिया हुआ है, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ऐसे तब डिफाइन करते हैं। ठीक है। और हमें जब टोटल एरिया से फ्लक्स लेना होता है तब हम इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं, और हम ऐसे लिखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसे लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह चेंज हो सकता है, वो किस पर डिपेंड हो रहा है, cos थीटा पर डिपेंड हो रहा है। तो दो तीन कंडीशन हम देख सकते हैं। और इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ये cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक, cos 0 डिग्री, यानी तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो हम लोग अगर डायग्राम बनाए, देखो स्टूडेंट, तो ये हमारा प्लेन होगा ऐसे। ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो वेक्टर होगा वो ठीक ऐसे ही होगा हमारा। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हमने छोटी ली है, इसमें एरिया की लाइन हमने बड़ी कर दी है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन तब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे देख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ये cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो हम लोग यहां देखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ये, और cos 90 की वैल्यू 0 रखते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू 0 निकल आता है। ठीक है। अब यानी इस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। वो उसमें देखो एरिया ऐसे होता है, अगर ये हमारा एरिया है ऐसे, ठीक, एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल पास हो रही है। ठीक है। ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। तो यहाँ का जो एंगल हमारा बनता है ये 90 डिग्री हो जाता है, ये और ये के बीच। ठीक है। तीसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो, ऐसे बन सकता है। इसमें देखिए, इसका एरिया वेक्टर ऊपर हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे हो रही हो, ऐसे निकल रही हो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की निकल रही हो। ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन की निकल रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू, इसमें हमारा थीटा कितना आएगा, 180 आ जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन की है। तब हमारा फाई थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ये cos 180 डिग्री। ठीक है। और cos 180 डिग्री का माइनस में आ जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू माइनस का ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो फ्लक्स 0 भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट।
अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, देखिए गॉस थ्योरम क्या है? फ्लक्स का कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, टोटल मैग्नेट अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक गॉस थ्योरम। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, गॉस थ्योरम का जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम ए closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed the surface, that is phi is equal to q upon epsilon naught। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी हमने फ्लक्स की डेफिनेशन आपको बताई कि फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है, ऐसा हमने अभी आपको बताया। ई डॉट डी ए होता है, यानी यह हुआ हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस थ्योरम हुई हमारा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ देखो ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो चार्ज क्यू से फोर्स लाइन बाहर निकलती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे सीधी बनी हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सरफेस पर एक स्मॉलर एरिया डीए लेते हैं। तो इस स्मॉलर एरिया डीए से जो हमारा फ्लक्स पास होगा, उस फ्लक्स के लिए हम लोगों का फार्मूला आता है डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, फिर से एक बार सुन लीजिए। ये हमारा कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर इनसाइड में चार्ज प्लस क्यू है, जिसकी सरफेस से डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फोर्स लाइन ऐसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस सरफेस पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे साथ। ठीक है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस पर स्मॉलर एलिमेंट डीए लेते हैं, तो डीए और ई के बीच एक थोड़ा सा एंगल थीटा आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस स्मॉलर एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा डी फाई, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हुआ। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू क्या हुआ, ई डी ए कॉस थीटा हुआ। अब देखो स्टूडेंट, टोटल सरफेस से अगर हमें फ्लक्स निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो फाई ई आज टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम सरफेस एरिया, ठीक है, फाई इज इक्वल टू
फाई इज इक्वल टू, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट, ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है। कोई चार्ज अगर है तो इस पॉइंट पी पर, यहाँ पर एक पॉइंट हमने पी लिया है, इस पॉइंट पी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे हमने रख दिया डी ए कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो हमने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया, तो इधर क्लोज्ड इंटीग्रेशन आ गया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर फाई ई इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अभी हमने पीछे बताया था कि ये हमारा होता है 4 पाई होता है। ये सॉलिड एंगल है, टोटल सरफेस का सॉलिड, सरफेस करंट सेंटर पर सॉलिड एंगल, और ये होता है 4 पाई। तो इसको अगर हम 4 पाई यहाँ पुट कर दें तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई ई इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या हो गया स्टूडेंट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी गॉस थ्योरम है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है। जैसे सपोज कर लो एक ये आवेश है, पॉइंट चार्ज है प्लस Q। ठीक है, अगर हम इसके चारों ओर ऐसा कोई सरफेस ड्रा कर दें, ऐसा, ठीक है, जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुई, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगी। ठीक है, डायरेक्शन अलग होगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रा कर दें तो ये हमारी फोर्स लाइन हुई, ये हमारी फोर्स लाइन हुई। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये हमारा चार्ज प्लस Q यहाँ पर है। ठीक है, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस अराउंड ए चार्ज, ठीक, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड becomes same at every point is called Gaussian surface। ठीक है, यानी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पर सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और हमें बताना है कि किसी भी जगह पे हम अगर सरफेस ड्रा करते हैं, ऐसे इसका सरफेस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस पर फोर्स लाइन। तो यहाँ पर जो हमारी फोर्स लाइन होगी वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि टेंजेंट और रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह
इमेजिनरी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और फोर्स लाइन परपेंडिकुलर होंगी, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है। अब अगर हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज है या स्फीयर है तो हमारा गॉसियन सरफेस भी स्फीयर होगा। ठीक है। अगर हमारा पॉइंट चार्ज लीनियर है, जैसे ऐसा कोई लीनियर चार्ज है, इस पर चार्ज क्यू है, ऐसे फैला हुआ है, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो होगा सिलेंडर, ऐसे बनेगा, सिलेंडर टाइप का ऐसे बनेगा गॉसियन। ठीक है। और इस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। एरिया वेक्टर यहाँ इधर होगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है ना। नीचे देखिए, नीचे भी वही कंडीशन होगी, एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है। अब जो कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगी लेकिन एरिया वेक्टर इसके साथ सेम डायरेक्शन के होंगे, तो इनको डीए वेक्टर ऐसे लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे लेते हैं। ठीक है। इस पर अगर हमें कोई डीए लेना होगा तो डीए ऐसे लेते हैं, डीए। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लेते हैं, दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस पर कोई स्मॉलर एरिया लेंगे या इस पर स्मॉलर एरिया लेंगे, इस स्मॉलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जो थीटा 0 डिग्री आएगा। लेकिन ऊपर क्या होगा, देखिए सिलेंडर वाले में इन दोनों पर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो जो प्लेन सरफेस यहाँ होगा उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा।